Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mukama Ghat. Let's continue our next topic, revenue expenditure. Okay, students, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बजट का फर्स्ट कंपोनेंट यानी रिवेन्यू बजट कंपोनेंट को हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिवेन्यू बजट के दो सब कंपोनेंट होते हैं। एक मैंने आपको बताया रिवेन्यू रिसीट्स होता है और दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर? तो रिवेन्यू रिसीट्स को स्टूडेंट्स हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताया था कि जो रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं ये रिकरिंग एंड कंटिन्यूअस नेचर की होती हैं और रिवेन्यू रिसीट से गवर्नमेंट पे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही कोई असेट्स में रिडक्शन होता है। ऐसा कोई भी रिसीट्स जो गवर्नमेंट पे ना लायबिलिटी क्रिएट करे ना ही गवर्नमेंट की असेट्स में कोई रिडक्शन करे, उस रिसीट्स को हमने क्या कहा? रिवेन्यू रिसीट्स कहा। जिसमें रिवेन्यू रिसीट्स को हमने स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक टैक्स रिवेन्यू एक नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से जितना भी रिवेन्यू रिसीट होता है, अर्न होता है, वो सब क्या होता है? टैक्स रिवेन्यू होता है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के रिवेन्यू सोर्स हैं उनसे गवर्नमेंट को जो भी अर्निंग्स होती है, जो भी फंड कलेक्शन होता है, उसे हम नॉन टैक्स रिवेन्यू कहते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रिसीविंग फ्रॉम पब्लिक लोन, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, फी एंड फाइन्स एट्सेट्रा। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग रिवेन्यू रिसीट टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है, यानी ये रिवेन्यू बजट का ही सेकेंड कंपोनेंट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो स्टूडेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस करने से पहले, जैसे कल हम लोगों ने रिवेन्यू रिसीट्स को डिस्कस किया था, ठीक उसी तरह रिवेन्यू रिसीट डिस्कस करते समय मैंने आपको बताया कि रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक वैसे ही हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको डिफरेंस बता देते हैं, उसके बाद हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर क्या है? अगर हम अपने एक्सपेंडिचर को देखें या आपके एक्सपेंडिचर, आप अपने खुद के एक्सपेंडिचर या फैमिली एक्सपेंडिचर को देखिए, तो जनरली हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, जो अपनी इनकम का या अपने मनी का जो भी हम पार्ट स्पेंड कर रहे होते हैं, उसके आपको तीन टाइप्स देखने को मिलेंगे। पहला, नॉर्मल कंजम्पशन, यानी जो आप डेली अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए या आपने अपनी सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है या जो स्टैंडर्ड आपका अपनी सोसाइटी में है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी फूडिंग के लिए, क्लॉथिंग के लिए, एजुकेशन के लिए या अदर जो नीड्स हैं, हमारी डेली नीड्स हैं, इन सब पर हम जो कंजम्पशन करते हैं ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? नॉर्मल कंजम्पशन कहलाता है। समझ रहे हैं? तो एक्सपेंडिचर का अगर हम पार्ट करें तो हमारा एक्सपेंडिचर का जो नेचर होगा, सबसे पहला क्या होगा? नॉर्मल कंजम्पशन, यानी हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, खाने से लेके पहनने तक, वो सारा का सारा क्या होगा? नॉर्मल कंजम्पशन होगा। और जब भी आप नॉर्मल कंजम्पशन कर रहे होते हैं, कुछ डेली यूज़ कर रहे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, और खाने के लिए 2 kg एप्पल लेके आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर होगा, स्पेंट होगा, मनी स्पेंट होगा ना। लेकिन क्या आप जो एप्पल खरीद के लाए, इससे कोई असेट क्रिएट होगा? आपकी संपत्ति में कुछ इंक्रीजमेंट देखा जाएगा क्या? असेट्स में कोई इंक्रीमेंट होगा क्या?
या मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और 10 kg राइस लेकर आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंजम्पशन का आइटम है। क्या जो 10 kg आप राइस लेके आएंगे, इससे कोई असेट क्रिएट होगा क्या? कोई संपत्ति में आपकी इंक्रीजमेंट होगा? नहीं। यानी हम जो भी नॉर्मल कंजम्पशन करते हैं, हम जो डेली कंजम्पशन करते हैं अपने स्टैंडर्ड को सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, उस कंजम्पशन से कोई भी असेट क्रिएट नहीं होता। यानी अपनी डे टू डे लाइफ को फंक्शनल रखने के लिए हमें जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर करना होता है, उस नॉर्मल एक्सपेंडिचर से कोई असेट क्रिएट नहीं होता। दूसरा, आप अपनी इनकम को कुछ इस तरह से स्पेंड कर सकते हैं, कहीं ऐसी जगह एक्सपेंडिचर कर सकते हैं इनकम का जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा हो। जैसे मान लीजिए आपने अपनी इनकम से कोई एक प्लॉट परचेज कर लिया, ठीक है, या आपने अपनी इनकम से मान लीजिए कोई मशीन परचेज कर ली, ठीक है, या आपने अपनी इनकम से मान लीजिए इनकम को कहीं बैंक या पोस्ट ऑफिस या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में एफडी करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। तो ये क्या हो रहा है? ये असेट क्रिएट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक घर था, आपने अपनी इनकम का यूज़ किया, अपनी इनकम को स्पेंड किया, एक घर और खरीद लिया। अब आपके पास घर कितने हो गए? 2। क्या हुआ? आपके असेट्स बढ़ गए। यानी इस आपने जो अपनी इनकम को घर खरीदने के लिए यूज़ किया, उससे क्या हुआ? आपका नया असेट क्रिएट हो गया। या आपने अपनी इनकम से कोई एक मशीन, मान लीजिए कार परचेज कर ली, तो क्या हुआ? इस एक्सपेंडिचर से आपके पास एक कार आ गई, एक असेट, आपकी संपत्ति बढ़ गई, यानी असेट क्रिएट हो गया। या आपने बैंक में मान लीजिए एफडी करा दिया स्टूडेंट, तो ये एफडी क्या होगी? फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ इनकम देगी, यानी एक नई असेट क्रिएट हो गई। यानी एक दूसरा टाइप का एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है कि अपनी इनकम को कहीं आप इस तरह से खर्च करें जो इन्वेस्टमेंट नेचर का हो, और जब भी ये इन्वेस्टमेंट नेचर का होगा तो इससे कुछ ना कुछ असेट क्रिएशन कंपलसरी होगा। क्लियर? तीसरा, आप क्या कर सकते हैं अपनी इनकम का? मान लीजिए कि आपने पिछले मंथ आपकी फैमिली के अचानक से कोई अर्जेंट नीड हो गया, आपको अचानक पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करते हैं कि अपने किसी रिलेटिव से या बैंक से बारो कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप कहीं से बारो करते हैं या लोन लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो ये क्या करता है? आप पर लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है। क्या करता है? लाइबिलिटी। जब भी आप लोन लेंगे, किसी से उधार लेंगे, तो ये आप पर लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है? तो मान लीजिए लास्ट मंथ में आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई जो आपकी इनकम से ज़्यादा था, तो क्या करेंगे आप? किसी ना किसी से बारो करेंगे, और जब बारो करेंगे तो आप पर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? और नेक्स्ट मंथ में आपकी जो इनकम आपको दोबारा से मिली, सैलरी आपको दोबारा से मिली, तो आप क्या करेंगे? आपने जो बारोइंग की थी, जो लोन उधार लिया था, आप उसका क्या करेंगे? रीपेमेंट कर देंगे, उस पर्सन का वापस कर देंगे। तो ये भी जो आपने रीपेमेंट ऑफ लोन किया, बारोइंग किया, ये भी क्या है? आपकी इनकम का एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर ऊपर के दोनों एक्सपेंडिचर से अलग है। क्योंकि ये जो आप रीपेमेंट ऑफ बारोइंग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? आप पर जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, वो लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। मान लीजिए आपने 500 रुपीज़ किसी से उधार लिया, तो आप पर लाइबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट? ₹500 की लाइबिलिटी हो गई। और
मान लीजिए आपने इसमें से 300 रुपीज़ रीपेमेंट कर दिया, तो अब आप पर कितना लोन बचेगा? 200, यानी लायबिलिटी कितनी रह गई? लायबिलिटी कितनी बची? 200 की। ये क्या हुआ? लायबिलिटी आप पर रिड्यूस हो गई। ओके, तो हम अपनी इनकम को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन करेंगे, यानी आप अपने स्टैंडर्ड को केवल मेंटेन करेंगे। आप अपनी डेली लाइफ को फंक्शनल रखने के लिए अगर खर्च करते हैं तो उससे कोई असेट क्रिएट नहीं होगा। अगर आप अपनी इनकम को कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं ऐसी जगह स्पेंड करते हैं जहाँ से असेट क्रिएट होता है, या थर्ड क्या हो सकता है, आप अपनी इनकम को इस तरह से स्पेंड करें जो आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। तो ये 3 तरह के एक्सपेंडिचर आपको अपनी इनकम से देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें से जो ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कोई असेट क्रिएट नहीं करता, कोई भी असेट क्रिएट नहीं करता या आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता, ऐसा एक्सपेंडिचर जो ना तो कोई असेट क्रिएट करता हो और ना ही आपकी लायबिलिटी में कोई रिडक्शन करता हो स्टूडेंट, उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। समझ गए? रेवेन्यू रिसीट्स क्या थी? क्रिएट्स नो लायबिलिटी एंड नो रिडक्शन इन असेट्स। अगर ऐसी कोई भी रिसीट्स, ऐसी कोई अर्निंग जहां से आप पर कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हो रही हो, ना ही आपकी असेट्स में कोई रिडक्शन हो रहा हो, वो रेवेन्यू रिसीट्स था स्टूडेंट्स। और ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो ना तो नया असेट क्रिएट करता हो ना ही आपकी लायबिलिटी में कोई रिडक्शन करता हो, क्या कहलाएगा स्टूडेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केवल गवर्नमेंट अपने जो फंक्शन हैं, गवर्नमेंट के जो फंक्शन हैं उन्हीं को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इन एक्सपेंडिचर से ना तो कोई असेट क्रिएट होता है और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी में रिडक्शन होता है। तो ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। दूसरा, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रही है या आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो या तो किसी असेट को क्रिएट कर दे, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक ब्रिज बनवा दिया, ठीक है, अब ब्रिज बनवा दिया तो असेट क्रिएट हुआ ना, गवर्नमेंट की संपत्ति बढ़ गई ना। तो जो गवर्नमेंट एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करती है तो वो क्या करता है? गवर्नमेंट की असेट को इंक्रीज कर देता है, असेट क्रिएट कर देता है। या मान लीजिए गवर्नमेंट ने यूएसए से लोन लिया था और अब उस लोन को रीपेमेंट कर देती है, यूएसए का लोन उसको वापस कर देती है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी थी वो अब घट जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो इस तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपकी असेट्स को इंक्रीज कर दे, यानी नया असेट क्रिएट कर दे, या आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दे, यानी लायबिलिटी को घटा दे, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? कैपिटल, क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी नो एसेट क्रिएशन एंड नो रिडक्शन इन लायबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स न्यू असेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी। समझ गए? क्लियर है? यानी अब हम इसे गवर्नमेंट के कंसर्न में डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए
किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट की ना तो कोई नई असेट क्रिएट होता है, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी में रिडक्शन होता है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करती है जिससे नई असेट का क्रिएशन हो जाता है, यानी गवर्नमेंट की असेट्स यानी संपत्ति बढ़ जाती है, या गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो स्टूडेंट्स हम उसे क्या कहेंगे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। 4 सब कंपोनेंट हुए, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओके, अब हम देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। क्या बताया था मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अभी आपको, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, केवल गवर्नमेंट के जो नॉर्मल फंक्शन हैं उनको परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के एक्सपेंडिचर करती है, और इन एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की ना तो कोई गवर्नमेंट की ना तो कोई न्यू असेट क्रिएट होता है, और ना ही गवर्नमेंट की ये लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो ऐसे सारे एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। ओके, देखिए यही लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to all those expenditures which made for normal functioning of government, normal functioning of government. So revenue expenditure neither create any asset nor reduce any liability. Okay, means revenue expenditure refers to all those expenditure which made for normal functioning of government, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर होंगे जो गवर्नमेंट की नॉर्मलिंग फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट एनी असेट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना ही कोई असेट क्रिएट करता है नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी, और ना ही लायबिलिटी में कोई रिडक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, देखिए पेमेंट ऑफ सैलरी। अब देखिए गवर्नमेंट की जो नॉर्मलिंग फंक्शनिंग है उसको परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को एम्प्लॉइज़ रखने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सारे काम खुद से नहीं कर सकती, उसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अपने काम को करवाने के लिए एम्प्लॉइज़ रखने पड़ते हैं। तो उन एम्प्लॉइज़ को सैलरी पेमेंट करना होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एम्प्लॉय हों, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हों, चाहे डिफेंस के एम्प्लॉय हों, या अदर किसी डिपार्ट के एम्प्लॉय हों। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब क्यों अपॉइंट किए गए हैं, ताकि गवर्नमेंट के जो फंक्शन हैं उनको परफॉर्म किया जा सके। और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है। और जो सैलरी देती है गवर्नमेंट, क्या इस सैलरी से कोई असेट क्रिएट होता है, या गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी हैं इन लायबिलिटी में कोई रिडक्शन होता है? नहीं। सैलरी से जब गवर्नमेंट सैलरी दे देती है तो इससे ना तो कोई असेट क्रिएट होता है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। तो जब कोई असेट क्रिएट ना, ऐसा एक्सपेंडिचर जो ना तो असेट क्रिएट करे ना लायबिलिटी रिड्यूस करे, वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पेंशन देती है, रिटायरमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनको पेंशन देती है, या जो हमारे सोसाइटी में वीकर सेक्शन है या डिपेंडेंट सेक्शन है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्स, ओल्ड एज पेंशंस, विडो पेंशंस, ये सारी पेंशंस गवर्नमेंट देती है सोशल सिक्योरिटी के लिए। क्या गवर्नमेंट जब इनको पेंशन देती है, चाहे वो
रिटायर्ड एम्प्लॉय हो या हमारी सोसाइटी के अदर सेक्शंस हो, क्या उनको पेंशन देने से गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट होता है? या आपको स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, क्या इससे कोई एसेट क्रिएट होता है? क्या पेंशन या स्कॉलरशिप देने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस होती हैं? नहीं। तो पेंशन और स्कॉलरशिप ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। ठीक है। सब्सिडी आपने सुना होगा, एलपीजीपी सब्सिडी मिलता है, पेट्रोलियम पे सब्सिडी मिलती है। तो गवर्नमेंट ये सब्सिडी किस लिए देती है? गवर्नमेंट पर आपकी लायबिलिटी है क्या? गवर्नमेंट को आपने पैसा दिया है सब्सिडी देने के लिए? नहीं। सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों देती है? ताकि हमारे जो सोसाइटी के पुअर सेक्शंस हैं, गरीब लोग हैं, उन पर ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन ना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और सब्सिडी देने से ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, इसलिए सब्सिडी भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक लोन। आपको कल मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब्रॉड से लोन ले लेती है, यानी विदेशों से लोन लेती है, कभी कभी पब्लिक से लोन ले लेती है, हम ही आपसे लोन ले लेती है। तो उस लोन पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो जो पब्लिक लोन है, गवर्नमेंट ने जो लोन लिए हैं, उन लोन का इंटरेस्ट देने से क्या गवर्नमेंट का लोन कम हो जाता है? अगर लोन अमाउंट कम हो जाएगा तो क्या होगा? लायबिलिटी रिड्यूस होगी। लेकिन इंटरेस्ट देने से कभी लोन अमाउंट कम नहीं होता, इसलिए लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। और इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट अपने लोन पर पे कर रही है, क्या उस पेमेंट से कोई एसेट क्रिएट होगा? कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट जो लोन लेती है, उस लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है, वो भी क्या होगा स्टूडेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। सब स्कॉलरशिप मैं आपको बता ही दिया। हेल्थ सर्विसेज, जो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल ओपन करवा रखे हैं, जहां आपका फ्री चेकअप होता है, या गवर्नमेंट विलेज टू विलेज जाके फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, क्या इससे कोई एसेट क्रिएट होता है या गवर्नमेंट की किसी लायबिलिटी में रिडक्शन होता है? नहीं। तो ये हेल्थ सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर किया जो गवर्नमेंट ने, वो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई तो ये क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर नया हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बनवा दिया तो ये रेवेन्यू होगा कि कैपिटल? नया हॉस्पिटल बनवा दिया तो जैसे ही नया हॉस्पिटल गवर्नमेंट बनवाएगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट की असेट क्या होगा? बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट की संपत्ति इंक्रीज हो जाएगी। यानी हॉस्पिटल बनवाने से क्या होगा? न्यू असेट क्रिएट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल क्या है? यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि हेल्थ फैसिलिटीज पर खर्च करना वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ध्यान रखने की चीज है, जहां असेट क्रिएट होगा वो तुरंत कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जहां कोई असेट क्रिएट नहीं होगा वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओके। ग्रांट एंड गिफ्ट, मान लीजिए गवर्नमेंट ने इस समय बिहार में बाढ़ की सिचुएशन चल रही है, तो बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिहार गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट दे दिया, कुछ अनुदान दे दिया बाढ़ से निपटने के लिए। तो क्या ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी थी? नहीं। यानी जो ग्रांट या गिफ्ट देती है गवर्नमेंट, उससे ना तो कोई असेट क्रिएट होता है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इसलिए गवर्नमेंट जो ग्रांट्स या गिफ्ट देने पर जो भी एक्सपेंडिचर करती है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा।
ETC। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे स्टूडेंट, जो ना तो कोई असेट क्रिएट करें ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस करें स्टूडेंट्स, उनको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? रिकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी ये टाइम टू टाइम हर बार इस तरह के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करने होते हैं। करंट ईयर में भी एक एक्सपेंडिचर करने होंगे, पास्ट ईयर में भी गवर्नमेंट ने ये एक्सपेंडिचर किए होंगे, और नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करने ही पड़ेंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रिकरिंग इन नेचर कहा जाता है। ये साइक्लिक होते हैं। क्लियर है? तो आई होप स्टूडेंट्स आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके डाउट्स और कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स अब हम कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लर्न करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्लासरूम में भेजिए, मैं चेक कर दूंगा उधर। ठीक है, ओके, थैंक यू।